हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे अनु सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जिसने भी पार्ट 1 चैप्टर 3 ड्राफ्टिंग का देख लिया है उसके लिए क्लैप्स। आज हम पार्ट बी लेके आए हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैं कोशिश तो ये करूंगी कि इसमें पार्ट सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड पार्ट डी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इन्वॉल्व करूं, बट नो प्रॉमिसेस फ्रॉम माय साइड, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ टाइम का पता ही नहीं चलता। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखूं या फिर बड़ा रख के इसमें पार्ट सी और डी भी इंक्लूड कर दूं। दैट्स इट, ओके। तो पार्ट बी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जैसे कि हम हर बार पहले अपना इंडेक्स पढ़ देते हैं, तो वही मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब अपनी बुक्स निकाल दीजिए एंड एज यूजुअल आई एम सेइंग, जिसके पास मॉड्यूल है नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ स्पेसिफिक बुक से पढ़ाने वाली हूँ, जो टॉपिक मॉड्यूल में है वही पढ़ाने वाली हूँ। बट मैं यहाँ बुक कौन सी रेफर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बुक रेफर कर रही हूँ जो मैंने अपने प्रोफेशनल की तैयारी करते वक्त यूज की थी, लाइक यस अकेडमी की वो बुक है। बट ऐसे कोई रेफरेंस नहीं है, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने अपने नोट से वाली हूँ, सर की बुक से नहीं। मैंने सिर्फ बुक इसलिए रेफर की कि टॉपिक वाइज मैं पढ़ा सकूँ, कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे है सेक्शन 5, 18 टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट टॉपिक है सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन सेक्शन 6 सूट बाय पर्सन डिस्पोज। यहाँ पे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 एक ही टॉपिक का पार्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मूवेबल प्रॉपर्टी के दो पार्ट है, सेक्शन 7 सेक्शन 8। सेक्शन 7 इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 लायबिलिटी ऑफ पर्सन पोसेशन टू डिलीवर मूवेबल प्रॉपर्टी। टॉपिक देख के कोई डरेगा नहीं क्योंकि मैं सारे पढ़ाने वाली हूँ। सेक्शन कम्स 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Section 13 rights of purchaser or lease against person with no or imperfect title. Section 14 contract not specifically enforceable. Next point, like 8 topic is who may obtain specific performance. Then comes section 16 non-availability of specific performance in favor of certain person. Section 17 contract by person having no title. Section 18 non-enforcement except with variation. Section 19 relief against parties and persons claiming under them. Section 20 substitute performance of contract. Section 21 compensation in certain case. Section 22 possession, partition and refund of earnest money. Section 23 liquidate damage not a bar. Section 24 bar of suit compensation after dismissal. Section 34 and 35 declaratory degree. सो इसी के साथ 18 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ दिए हैं, आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ये एक तरह का इंडेक्स है जिसे आप क्लिक करके आपके नोट्स के आगे लगा सकते हैं या पेंसिल से लिख सकते हैं। ये क्यों हेल्पफुल होता है, जब आपको जैसे आपने कोई स्कैनर खोला, आपको स्कैनर पढ़ते वक्त लग रहा है कि अरे हाँ ये क्वेश्चन सेक्शन 15 का है, सेक्शन 14 का है। वैसे ड्राफ्टिंग में सेक्शंस लिखना मैंडेटरी नहीं है, बाय द वे मैं पहले ही बता देती हूँ। याद रखना तो इम्पॉसिबल है। अगर किसी को एग्जैक्ट याद है कि हाँ यही है तो ही वो पेपर में लिख के आए, वरना ना लिख के मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, लाइक गलत सेक्शन लिखने पे। सो आई रिकमेंड जब बहुत ज्यादा श्योर लोग 100% तभी सेक्शन कोट कीजिए। ठीक है, मैंने नहीं कोट किया था, ओके। उसके बाद क्योंकि मुझे याद नहीं था। ओके, सो अगर किसी को याद रहे तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने इंडेक्स रखा है। इंडेक्स से क्या होता है, आपको ढूंढना आसान हो जाता है कि कौन सी चीज किस पेज नंबर पे लिखी है। और ये ट्रिक शुभम सर की है बेसिकली। तो मैं सोच रही थी अगर शुभम सर की ट्रिक हम एक ग्रुप में यूज करें तो व्हाई नॉट यूज इन द सेकंड ग्रुप टू। सो योर चॉइस, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। सो या, सो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5। ठीक है, मैं सेक्शन 5 शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अगर मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बता देती हूँ। अगर कोई पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रहा है पर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है, कोई आपका या कोई आपकी पोसेशन छीनने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी आपकी है, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास ना। कोर्ट से क्या बोलोगे कि यार मेरी ये कोई प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट को फुल्ली प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो कोर्ट बोलेगा क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। हाँ, यस यू, इधर उधर मत देखिए, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। ऑफकोर्स कंपनसेशन देंगे यार, कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवाएगा, बट आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए, आप जिद्दी इंसान, आपको वही चीज चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। क्या कोर्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो उसकी ऑब्लिगेशन थी सामने वाले पर्सन की, वो पूरी करवाने में मदद करेगा? ऑफकोर्स करेगा, और उसी को स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। और वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बबुआ हम कैसे करवाएंगे। लेट्स गो। आजकल मैं भोजपुरी बहुत देखने लगे हूँ, चलो देखते हैं। सो
कम टू सेक्शन 5, यहाँ पे आता है स्पेसिफिक नहीं, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होता है ना, आपसे कोई आपका हाँ, अभी मेरा लैपटॉप जाता। अभी कोई आपसे आपकी लैंड, कार, ज्वेलरी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है, तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक कोई आपकी लैंड लेने की कोशिश कर रहा है, आपका हाउस लेने की कोशिश कर रहा है, शॉप, ऑफिस, विदाउट एनी लीगल राइट, क्या आप एक सूट फाइल कर सकते हो पोसेशन एंड रिकवरी के लिए? या आप सीपीसी, आप अंडर सीपीसी 1908 में ये फाइल कर सकते हो। बट क्या होना चाहिए, सूट एक तो 12 महीने के अंदर अंदर फाइल होगी, मतलब जब से किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोसेशन लेने की कोशिश की विदाउट योर कंसर्न, उस पीरियड से लेके 12 महीने के अंदर अंदर आप फाइल सूट कर सकते हो। सेकंड क्या होना चाहिए, आपके पास उस चीज का टाइटल और ओनरशिप होना चाहिए। कोर्ट आपसे पूछेगी मैं तुझे पोसेशन क्यों दिलाऊं जो तेरे कंसर्न के बिना तुझसे लिया गया है, क्या तूने उसका टाइटल और ओनरशिप है तेरे पास? लाइक क्या तुम प्रूव कर सकते हो दैट यू आर द रियल ओनर? इफ यू कैन, yes, then you can definitely file a suit and you can win too. The third is relief should be obtained through normal civil suit under CPC 1908. So ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। Suit must be filled within 12 months. You must have title and ownership, and relief must be obtained through normal civil under CPC 1908. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, I own a shop, हर्ष forcefully occupies it. जिसका भी नाम हर्ष है, you are the thief. So हर्ष forcefully try to occupies it. Now what me do, I file a suit under section 5 with the title of document and seeks a possession. ओके, दैट्स इट। नाउ आई रीड अ मॉडल लैंग्वेज। मैं मॉडल लैंग्वेज बार बार इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि कोई पर्सन ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि ये तो हिंदी में पढ़ा रही है, पेपर में कैसे हेल्प करेगा। तो ये जो मैं मॉडल लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, और ब्रैकेट में मेरा एक्सप्लेनेशन, ताकि जब आपको याद करना हो तो मेरा एक्सप्लेनेशन याद आ जाए, जब आपको रट के लिखना हो तो मॉड्यूल का आंसर याद आ जाए। ठीक है। Section 5 provide that a person entitled the possession of specific immovable property may recover such possession in the manner provided by Code of Civil Procedure CPC 1908. A civil suit for possession may therefore be instituted by the person having title of the property. Now section 5 talks about only title and possession. Now मैं क्या कह रही थी कि section 5 और 6 पार्ट immovable property टॉपिक का है, so section 6 पे आ जाते हैं। section 6 बात करता है possession। यहाँ पे ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो मैं एक टेनेंट, मैं रेंट पे रह रही हूँ, ठीक है, मुझे मेरे मतलब जो जिसका एक घर था, जिसने मुझे रेंट पे दिया था, उसने धक्के मार के निकाल दिया। क्या मैं उस घर की ओनर थी? नहीं, मैं तो रेंट पे रह रही थी, पर मैं फिर भी कोर्ट के पास 6 महीने के अंदर जा सकती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे कंसर्न के बिना, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं, मैं रेंट पे कर रही हूँ, मैं रह रही हूँ, अचानक से बिना किसी नोटिस, बिना किसी चीज के मुझे घर से निकाल दिया, 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये कंप्लेंट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स पोसेशन नॉट ओनरशिप। इट मीन्स यू डोंट नीड टू प्रूव योर ओनरशिप ओवर दैट प्रॉपर्टी, यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट योर पोसेशन हैज बीन taken from you without your consent. Okay, the court will not ask you whether you are owner or not. They will ask you only two things: were you in the possession? Yes, you were. Were you disposed without your consent? मतलब हिंदी में आप क्या उस प्रॉपर्टी में अपना हक जमा के बैठे थे छीनने से पहले? लाइक जब आपसे छीना गया, जब आपको धक्के मार के निकाला गया, क्या आपको धक्के मार के निकालने से पहले आप उसके पोसेशन में थे प्रॉपर्टी की? यस यू वर। और आपको निकालते हुए आपको कंसर्न लिया गया? नहीं, आपको जबरदस्ती निकाला गया। ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी कोर्ट आपके फेवर में वर्क करेगी। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजल। जब आपको निकाला गया उससे 6 महीने पहले आपको उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना है, और वो जो आप फाइल कर रहे हैं केस, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नो अपील और रिव्यू विल लाई फॉर दैट डिक्री। ओके, अ सेपरेट टाइटल सूट अंडर सेक्शन 5 इज स्टिल पॉसिबल लेटर। इसका ये मतलब है कि आपने सेक्शन 6 में फाइल कर दिया केस, अगर फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, ओनरशिप आपकी हो जाती है, तो आप सेक्शन 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 आपके लिए अवेलेबल है फ्यूचर के लिए। ठीक है। नाउ कम्स द मॉड्यूल लैंग्वेज। When any person is disposed of an immovable property without his consent and otherwise than in due course of law, he may recover possession by filing a suit within 6 months from the date of dispossession. The court examined possession and unlawful disposition, not title. Okay, so section 6 talks about possession only.
ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया. लेट्स गो इन द नेक्स्ट टॉपिक. हरी अप. Let's go for second topic, which talks about recovery of specific movable property. It includes section 7 and section 8. Now let's back to the topic. हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि चलो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो बता दिया, ठीक है. आपने हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बता दिया कि हमको पोसेशन मिल जाएगा भले हमारे पास ओनरशिप हो अंडर सेक्शन 5 और ओनरशिप ना हो अंडर सेक्शन 6, ठीक है. अब अगर मान लो हमारी ज्वेलरी ही हमसे छीन ली गई, तो हमसे ज्वेलरी छीन ली गई, हमारी कार छीन ली गई, लैपटॉप और ऐसी चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है. आप क्या करोगे? क्या आप कोर्ट से उस चीज का कंपनसेशन मांग सकते हो? हाँ. बट क्या आप कोर्ट से वो एग्जैक्ट आइटम मांग सकते हो? यस. क्या होता है ना, कोर्ट से कंपनसेशन इज वेरी बेसिक, बट हम कोर्ट से वो स्पेसिफिक चीज भी मांग सकते हैं जो हमसे छीनी गई है, ठीक है. सो कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी अंडर सेक्शन 7 की? वो ऑर्डर करेगा कि आप वो स्पेसिफिक आइटम रिटर्न करो. किसको ऑर्डर करेगा? डिफेंडेंट को, कि भाई डिफॉल्टी को, कि भाई तू ये जो एग्जैक्ट आइटम तूने छीनी है वो मुझे वापस लाके दे, मैं उस पर्सन जो प्लेंटिफ है जिसने सूट फाइल किया है मैं उसको लौटा दूं, ठीक है. कंपनसेशन तभी दिया जाएगा एनी केस जहां पर वो स्पेसिफिक आइटम देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. कोर्ट कोशिश तो यही करेगा 80 to 90% केस में कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको दी जाए. जैसे आज मेरी किसी ने ज्वेलरी चुरा दी या मैंने किसी को ज्वेलरी पहनने को दी थी बट अब वो मुझे वापस देने से मना कर रहा है. व्हाट इज द कोर्ट्स ड्यूटी कि वो उस पर्टिकुलर ज्वेलरी को मुझे वापस दिलवा दे. इन एनी केस अगर उस पर्सन ने ज्वेलरी को बेच दिया है जो अब लाना पॉसिबल नहीं है, तो उस ज्वेलरी से जो कंपनसेशन मिला और वो ज्वेलरी जिस कॉस्ट या वर्थ की थी वो पैसे मुझ तक आ जाएंगे अगर मेरे को मेरी ज्वेलरी वापस नहीं मिलती है, ठीक है. सो हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज की ओनरशिप होनी चाहिए, तभी हम सूट फाइल कर पाएंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इस चीज का प्रूफ लाई हूँ. तो पोसेशन मेरे पास नहीं क्योंकि किसी ने मुझसे छीन लिया, ठीक है. सेम एज लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी. अब जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, I lend a gold necklace to my friend. The friend refuses to return it. I can seek a recovery of that necklace under section 7. Okay. Now let's talk about module language. एक बार वो भी पढ़ लेती हूँ. A person entitled the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. The court ordinarily direct delivery of the specific movable property itself. ठीक है. Now section 8. सेक्शन 8 में क्या होता है ना, कई बार आप जिस पर्सन को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसको वापस कर, वो पर्सन खुद ओनर ही नहीं होता उस चीज का, फिर भी उसे वो प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ती है. मूवेबल प्रॉपर्टी. आई एम कंफ्यूजिंग यू एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं एक पर्सन हूँ जिसके पास एक प्रॉपर्टी का पोसेशन, ठीक है. मुझे ऑर्डर दिया गया ये प्रॉपर्टी मुझे वापस देनी है किसी पर्सन, पर मैं उसका ओनर ही नहीं हूँ, ठीक है. मेरे पास सिर्फ उसका पोसेशन है. मैं कोई एजेंट भी तो हो सकता हूँ जिसके पास लाइक एज अ ट्रस्टी में कोई चीज होल्ड करी थी, पर अब मुझे वो चीज वापस देनी. मैं ओनर तो नहीं थी, मैं ट्रस्टी थी, मुझे सिर्फ उस प्रॉपर्टी का पोसेशन दिया गया था, पर अब मुझे ऑर्डर करा जा रहा है कि प्रॉपर्टी मुझे वापस देनी है, तो मुझे देनी पड़ेगी. इट मीन्स मैं डिफेंडेंट हूँ, ठीक है. प्लांटिफ की बात नहीं हो रही है. सो इवन इफ द डिफेंडेंट इज नॉट द ओनर, द कोर्ट कैन compel him to handle over the property when money is not adequate substitute. It means कि सामने वाला जो प्लांटिव जिसने कंप्लेन की है उसको पैसे चाहिए ही नहीं, पैसे वर्थ ही नहीं, उसको वो चीज ही चाहिए और पैसे सब्सटीट्यूट कंपनसेशन सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकता उस चीज को. वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज ही आपको वो प्रॉपर्टी वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही आपको वापस करनी पड़ेगी इवन अगर आप उसके ओनर हैं या नहीं है. मान लो आप ऐसे 4 केसेस बताए गए, एजेंट और ट्रस्टी. अगर एजेंट कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर रहा है देने से, उसको देना पड़ेगा, ठीक है. कोई एजेंट है कोई ट्रस्टी, उसको देना पड़ेगा, ठीक है. मनी can't be a substitute, तो family money is not adequate. Okay, second is money not adequate. It means कि मान लो डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मैं पैसा चुकता कर दूंगा, अब वो पैसे नहीं दे पा रहा, पैसे इनफ नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, फैमिली का कुछ उसके पास फैमिली की कोई बहुत वैल्यूएबल चीज है उसे वो देनी पड़ जाएगी, भले उसकी ओनरशिप उस चीज पे नहीं है बट उसकी फैमिली की कोई एसेट है उसे देनी पड़ेगी कंपनसेशन पे करने के लिए. उसके बाद है कि लॉस इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, मतलब लॉस तो बहुत बड़ा है पर हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हमें कुछ तो ऐसा रेयर देना पड़ेगा जो हमें लगे कि हाँ ये लॉस कवर कर देगा, ठीक है. या कोई रॉन्गफुल ट्रांसफर हो गया, ठीक है. कोई लैपटॉप है जो डिफेंडेंट के पास है जो उसका है भी नहीं, उसने एक रॉन्गफुल ट्रांसफर में अपने पास रख लिया है, तो वो उसे वापस करना पड़ेगा. अब जैसे मैं डिफेंडेंट हूँ और आप प्लेंटिफ हैं, ठीक है. मैंने ट्रांसफर के दौरान बहुत ही इलीगली आपका लैपटॉप ट्रांसफर कर लिया
आपका लैपटॉप ले लिया जिसका ओनरशिप मेरा है भी नहीं, तो मेरे पास ओनरशिप नहीं है तो भी मुझे वो लैपटॉप लौटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पोसेशन में मेरे, वो भी रॉन्गफुल पोसेशन, ठीक है। नाउ कम्स मॉड्यूल लैंग्वेज। Person having possession or control of a particular article of a movable property may be compelled specifically to deliver it where it is held as an agent or trustee. Compensation is inadequate, actual loss is difficult to ascertain, or possession has been wrongfully transferred, ठीक है। Now comes the section 12. ओके, अभी तक हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए? 5, 6, 7, 8, ठीक है। और टॉपिक कितने पढ़े? 2 ही पढ़े, ठीक है। 2 के अंदर ये 4 सेक्शंस थे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो 4 टॉपिक पढ़ लिए इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स के हिसाब से आपने 4 पढ़े हैं क्योंकि हमने तो 18 टॉपिक तक जाना है। मैं बुक के हिसाब से बता रही हूँ, बुक के अंदर अभी हमने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 12। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि सेक्शन 12 बेसिकली बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन अ पार्ट। ओके, यहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ होल प्रॉमिस एंड द कोर्ट नॉर्मली नॉट एनफोर्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट। मतलब मैंने कोर्ट को बोल दिया कि यार मैं तुमको 100 पेपर, और सॉरी कोर्ट को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला कि मैं 100 पेपर डिलीवर करूंगी, क्या मैं 80 कर सकती हूँ, क्या मैं 50 कर सकती हूँ? मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ हाफ पार्ट परफॉर्म करके, मतलब 50 पेपर देके 50 न देके चला सकती हूँ क्या? या मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 100 पेपर के साथ हर दिन 1 घंटे की सर्विस दूंगी, मैं हर दिन 1 घंटे की सर्विस दे रही हूँ पर मैंने 100 पेपर नहीं डिलीवर किया, क्या ये चलेगा? क्या हाफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही हूँ मैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल। बट हर चीज के अंदर एक बट तो आता ही है, ठीक है। ये सेक्शन 12 का जन्म कैसे हुआ, हम उसी पर टॉपिक में बात करें। सेक्शन 12 ब्रिंग द एक्सेप्शन फॉर अस पीपल लाइक अस। हमें एक्सेप्शन और लूप होल्स में बड़ा मजा आता है, हम इसलिए तो बने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 12 एक तरह का एक्सेप्शन देता है पार्ट परफॉर्मेंस को, मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आधी की गई है कॉन्ट्रैक्ट में बट वो वैलिड है कोर्ट की नजर में, और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है कोर्ट की नजर में। अगर हम सेक्शन 12 के अंदर आ रहे हैं तो हमें एक्सेप्शन मिल रहा है। तो पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है स्मॉल मिसिंग पार्ट, यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 98% फुलफिल कर दिया, आपने सिर्फ 2% नहीं किया, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंट जो मिसिंग पार्ट है जो आपने परफॉर्म नहीं किया, वो इतना नेग्लिजिबल है कि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आप कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार है सामने वाली पार्टी को, तो फिर वो इतना वो नहीं करती गुस्सा, वो फिर ऐसा नहीं बोलेगी और कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, क्योंकि जो पार्ट आपने परफॉर्म नहीं किया वो इतना छोटा है, इतना नॉन वैल्यूएबल है कि आपको मैटर नहीं करता, ठीक है। Example, 90%, 98% of the contract is performed, 2% can be compensated. Any party can ask for the part performance. This is the point you wanted to keep in mind, okay? Now comes substantial missing part but compensation accepted. Substantial missing part मतलब वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। पहले पॉइंट में 12 सबसेक्शन 2 में हमने क्या बोला, वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और उसके लिए हमको कंपनसेशन भी मिल रहा है, हम ओके। बट एक ऐसा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी था, पर आप सामने वाली जो डिफेंडेंट पार्टी है जिसने डिफॉल्ट किया है, जो पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, उसने आपको बोला है कि वो आपको उस इंपॉर्टेंट पार्ट की जगह कंपनसेशन दे देगी, मतलब वो सर्विस परफॉर्म नहीं कर रही बट कंपनसेशन दे रही है। क्या आपको ओके? कोर्ट कहता है कि अंडर सेक्शन 12 वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो पार्ट परफॉर्मेंस भी वैलिड होगी, हम आपको एक्सेप्शन देंगे ओनली अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए, अगर द मिसिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट बट द प्लेंटिफ से आई विल टेक व्हाटएवर कैन बी परफॉर्म्ड एंड डिडक्ट द वैल्यू ऑफ द मिसिंग पार्ट फ्रॉम द प्राइस। इट मीन्स आज मैं हूं एज अ डिफेंडेंट, आप हैं द पर्सन विद हुम आई डिड दिस, मैंने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस पे परफॉर्म कर ली, और मैंने जो हाफ पार्ट जो परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट था, बट मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। मैं आप कहते कोर्ट बीच में आके बोला भाई तू परफॉर्मेंस आधी दे रहा है और जो आधी नहीं दे रहा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली थी, ठीक है, पैसे तू दे रहा है मान लेता हूँ, मैं इसको वैलिड तभी मानूंगा इस पार्ट परफॉर्मेंस को जब सामने वाला बंदा प्लेंटिफ ये कहे कि मुझे जितना परफॉर्म करके दे रहा है ना डिफेंडेंट, आई एम ओके विद,
जितना दे रहा है ठीक है, जो नहीं दे रहा ना, मैं क्या करूंगा, उतने पैसे काट दूंगा, मतलब मैं पैसे दूंगा। मैं बात 10,000 की डील की हुई थी, तू मुझे कहा सर्विस दे, मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू सर्विस ही 5,000 की देके गया तो मैं तुझे 5,000 ही दूंगा। मैंने वो 5,000 डिडक्ट कर लिए ना, तूने मुझे कंपनसेशन दे दिया जिस परफॉर्मेंस तू नहीं परफॉर्म कर पाया, या तूने कंपनसेशन नहीं दिया तो मैंने तुझे पेमेंट ही आधी करी, आधे काम की आधी पेमेंट। इज दैट ओके? इट्स ओके। नाउ कम द थर्ड पार्ट। नाउ इट सेज कि आप एक सब्सटेंशियल पार्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, सेम एज अबव, बट आप कंपनसेशन देने के लिए भी रेडी नहीं है। आप मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने जो, जैसे आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और कहा 10,000 जितना काम कर दे, मैंने 5,000 जितना काम किया, और मैं वो 5,000 आपको वापस भी नहीं दे रही। मैंने जो काम नहीं किया, जो आपको नुकसान हो गया, मैं वो नुकसान भरने को भी रेडी नहीं हूँ, मतलब मैं कंपनसेशन भी नहीं दे रही और मैंने काम भी नहीं किया। इज दैट ओके विद यू? कोर्ट सेज ये भी सही है, लाइक कैन यू इमेजिन, ये भी सही है। बट तब तक जब तक प्लेंटिफ कहे कि आई एम ओके विद दैट, it means a plaintiff still wants the available part and give up all the claims regarding the missing part and compensation. Buyer accept the available land and waive the claim over the unavailable portion. That's it. Okay. Fourth comes separate contract. One part of the contract is independent and can be performed separately. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ पार्ट्स है, सब पार्ट्स इंडिपेंडेंट है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं है, और दूसरा पार्ट जो मिसिंग है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डिपेंडेंट, वो पहला पार्ट से इंडिपेंडेंट है, पहला पार्ट फिर भी सेपरेटली परफॉर्म किया जा सकता है। और प्लेंटिफ चाह रहा है कि कम से कम तुम इंडिपेंडेंट पार्ट जो उससे रिलेटेड नहीं है, उससे अटैच्ड नहीं है, वो सेपरेटली तो परफॉर्म कर लो। इन दैट केस आपको एक्सेप्शन मिल जाता है और वो पार्ट आप वैलिडली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, 12 सबसेक्शन 2, 3 का ए, 3 का बी, मतलब सबसेक्शन 3A, सबसेक्शन 3B एंड 12 सबसेक्शन 4, दीज आर दोज 4 एक्सेप्शंस जो हमें ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आधा भी कोई परफॉर्म कर रहा है वो फिर भी वैलिड हो जाएगा। इनके अलावा आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आधा या पार्ट ऑफ इट परफॉर्म हो रहा है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब मॉडल आंसर पढ़ लेते हैं हम। इट्स सेक्शन 12 embodies, कितना हार्ड लाइन है यार ये। ओके, फिर भी पढ़ लेती हूँ। सेक्शन 12 embodies the general rule that specific performance of a part of contract shall not be ordinarily be granted. However, court may grant specific performance of the part capable of the performance where the underperformed portion is small and compensable, where the plaintiff accepts the available performance with or without abatement, where the performance portion is separable and independent. Okay. Now comes the section 13, buyer versus seller with no and imperfect title. मजा आ गया, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका सेलर है, जो आपको चीज बेच रहा है, वो खुद ही पूरा मालिक नहीं है। मान लो, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, वापस शुरू करते हैं, बैक टू द टॉपिक। एंड मैंने चेक किया कि यार 25 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है वीडियो। दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं कोशिश करना चाह रही थी कि मैं 1 घंटे में 2-3 पार्ट पढ़ा लूँ, पर पार्ट बी भी मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा ही जाएगा। सो अब हम जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे सेक्शन 13 पे, जिसका नाम है बायर वर्सेस सेलर विद नो और इम्परफेक्ट टाइटल, विच सेज कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, आप कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हो जहाँ सेलर खुद ही पूरा ओनर नहीं है। मान लो मैं आज अपनी एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रही हूँ एज अ सेलर, और आप एज अ बायर खरीदना चाह रहे हैं, पर मैं उस प्रॉपर्टी की पूरी मालिक नहीं हूँ, 50% हूँ, 50% शायद फ्यूचर में बन जाऊँ, देयर इज नो श्योरिटी। तो क्या होगा, आज मुझे आपको 50% टाइटल देना पड़ेगा, मतलब मैं आपको वो ट्रांसफर करूंगी, और फ्यूचर में जब मैं 50%, जो रिमेनिंग 50% है, उसकी जब मालकिन बन जाती हूँ, आपके पास पूरा राइट है कि आप कोर्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे कोर्ट को कि अब मुझे वो 50% दिलवाओ। ठीक है, आपके पास वो राइट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको 100% प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। मैं इनकेपेबल थी क्योंकि मेरी ओनरशिप 50% की थी, तो जब मुझे रिमेनिंग 50% मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, इफ आई विल रीड इट, so it says, suppose a seller signs an agreement today but does not yet have complete title. The buyer is not helpless. The agreement remains binding until he pays or give whole property. Okay. Now, once the title comes, seller must complete the sale. If the seller has a half imperfect title, he must transfer that part now and complete the remaining sale when the rest will be acquired by him. If the buyer still wants the property despite a missing portion, the court may grant a specific performance with compensation for the deficiency.
If the buyer paid money and the seller has no title, the court may order a refund, charge or interest. Okay. तो यहाँ क्या कह रहा है कि मान लो आपको वो आधी प्रॉपर्टी चाहिए और आपको आधी जो नहीं मिली उसका भी आपको अभी के अभी समाधान चाहिए, भाई आप फ्यूचर का वेट नहीं कर सकते, तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिला देगा उस आधा टाइटल जो अभी मिला नहीं है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट विल बाइंडेड टिल आपको वो 50% फ्यूचर में नहीं मिल जाती, ठीक है। मान लो थर्ड केस हो गया कि आपने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया एज अ बायर और सेलर के पास कोई टाइटल नहीं है आपको देने के लिए, तो इन केस आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आपको चार्जेस मिल जाएंगे, कंपनसेशन, इंटरेस्ट कुछ भी मिल जाएगा, कोर्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ model answer, where a person contracts to sell or let immovable property having no title or only an imperfect title, the purchaser or lessee may compel him to make a good the contract out of any interest subsequently required, procedures necessary of concurrence, contravenes and redeem mortgage where applicable, and recover deposit, interest, costs, and if the vendor suit fails for want of title. Okay, now comes the next topic. So let's come to next topic, section 14, contract not specifically enforceable. ठीक है, these are the contracts where court says I can't practically force the performance. ऐसा होता है ना कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी ने वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं की जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट को कहोगे मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मुझे हेल्प करो, कोर्ट कहेगा इन कुछ केसेस में अंडर सेक्शन 14 मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं फोर्सफुली परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑलरेडी टेकन। इट मीन्स क्या होता है ना, जब आपने किसी और से काम करवा लिया या किसी और ने वो जो काम था जो अधूरा था वो कर दिया, तो अब जिसको करना था, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी को काम करना था ए के लिए कुछ परफॉर्मेंस, ठीक है, ए ने किसी और से करवा लिया, किसी और ने बी की जगह वो काम करके दे दिया, अब ए फोर्स नहीं कर सकता बी को तू ये काम कर, जब काम हो चुका है तो कोर्ट क्यों बीच में बोलेगा, मेन इंपॉर्टेंस तो काम की किसने किया वो तो जरूरी नहीं है। सेकेंड इज कंटिन्यूस ड्यूटी, कोर्ट इतना वेला नहीं है कि बैठ के देखे कि एक एक दिन कौन कौन सा काम हो रहा है, वो एक एक दिन आके नहीं देख सकता अच्छा इस पर्टिकुलर दिन इतना काम करना था, इससे थोड़ा ही किया मैं आपको सजा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। जैसे आपका काम था 100% लैंड पे वर्क करना, आपने 50% नहीं किया, आप कोर्ट के पास गए 50% नहीं हुआ है काम, कोर्ट आपकी मदद करेगी। पर आप जा रहे हो इस दिन इतना इतना काम करना था, इतने के पैसे ले लिए, मुझे अगले दिन इतना कम किया, मतलब 10 प्रोडक्ट बनाए 8 ही बनाए, मुझे 2 का कुछ करके, तो कोर्ट हर दिन आपके ऊपर निगरानी नहीं रखेगा कि आप वो परफॉर्म कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट या नहीं कर रहे हो। कोर्ट डेली बेसिस की परफॉर्मेंस पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं देता है। थर्ड इज पर्सनल स्किल्स, जो स्किल्स होती है ना आप उनको मेजर नहीं कर सकते, तो कोर्ट नहीं देख सकते कि अच्छा इस पर्सन ने अपनी स्किल्स के अपनी पूरी स्किल्स लगाई है कि नहीं करी, अपना 100% दिया है कि नहीं दिया, एज पर हिज स्किल्स और एज पर हिज, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तो मैं बता, एज पर हिज होता है ना कैपेसिटी, एज पर हिज कैपेसिटी उसने किया है कि नहीं किया है। एंड लास्ट इज डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, मतलब अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है तो इस केस में कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। अगर एक पार्टी ने कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल था कि वो टर्मिनेट कर सकता है, ये आपने उसको दिया था ऑप्शन, तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया बीच में ही कहीं और अब आप चिल्ला रहे हो क्यों कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते, कोर्ट बीच में कुछ नहीं बोलेगा, आपने ही वो ऑप्शन दिया था एज अ क्लॉज इन द ड्राफ्ट। ओके, तो मैं बता रही थी कि जो एक 30 डे नोटिस रूल है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि एक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस होती है, वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20 होती है। आप किसी और से सेक्शन 20 के अंदर कोई परफॉर्मेंस करवा रहे हो, जो काम आपका नहीं हुआ है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, वो करवाने से पहले आपको डिफेंडेंट को 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। कि 30 डेज का नोटिस मैंडेटरी है, पहले आपको उसको देना पड़ेगा कि भाई तूने काम नहीं किया है, मैं किसी और से करवा रहा हूँ, ये नोटिस देना जरूरी है पहले कुछ भी करवाने से। ओके, मॉडल आंसर इज सेक्शन 14 डिक्लेयर्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल नॉट बी ग्रांटेड वेयर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, the contract involves continuous duties incapable of supervision, the contract depends upon personal qualification or the contract is determinable in nature। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन लोगों के माइंड में कि ये तो आपने बता दिया कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, अब बताओ कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, तो चलो ये भी बता देते हैं। तो
चल रहे हैं आगे। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के जो ओनर हैं जो उस पार्टी के, सिर्फ वही एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से। कई और जैसे लीगल सक्सेसर, है ना? उसके अलावा मतलब लीगल सक्सेसर भी माँग सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो भी उसका पार्ट है और वो भी कह सकते हैं कि भाई हमें भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दो। मान लो अगर जैसे मेन कैटेगरीज़ इसमें आई है, एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन डू आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, beneficiaries under family or marriage settlements, remenderment or revisioners in appropriate case, amalgamated companies, LLPs, और a company enforcing pre-incorporation contract accepted by it। मतलब ये वो पार्टीज हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती हैं इवन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी है मान लो, और ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, पर बी एक ऐसी कंपनी जो अमेलिगेट हुई है सी के साथ। आज अगर बी डिमांड नहीं करी पर सी कर सकती है ना? सी अमेलिगेट है बी के साथ तो सी कर सकती है डिमांड ए से कि तू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दे मुझे कोर्ट के पास, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि 2 पार्टीज के अलावा भी जो उनसे जुड़े हुए होते हैं वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? अब हम मॉडल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। A specific performance may be obtained by the parties, their representative in interest, beneficiaries under family arrangement, revisionaries, amalgamated entities, and a company that has accepted a warranted pre-intercorporation contract. Okay? Done. So let's move to the section 16. Section 16 says when specific performance is not available. यहाँ पे ये 14 से थोड़ा डगमगा रहा होगा, सो मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। सेक्शन 16 says कि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, बट आपकी गलती के कारण अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्या होता है ना, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अदरवाइज एनफोर्सेबल द प्लेंटिफ लूजेस दिस रेमेडी इफ ही ऑलरेडी टुक द सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस किसी से करवा लिया तो आप वो रेमेडी खो देते हैं, ही बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अगर सामने वाला जिसके जिसके ऊपर आप कोर्ट में केस करने वाले हैं वो इनकेपेबल है, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता वो ड्यूटी, तो भले आपके पास वो राइट है कि आप कंप्लेन करो कोर्ट से, कोर्ट कर क्या दे। थर्ड, ही वायलेटेड एन एसेंशियल टर्म और एक्टेड फ्रॉडुलेंटली। अगर आपने एज अ प्लेंटिफ कुछ फ्रॉडुलेंटली वर्क किया है, आपने एसेंशियल टर्म्स को वायलेट किया है, तो आप कैसे कंप्लेन करो जब आप खुद ही गड़बड़ कर रहे हो तो। एंड ही कैन नॉट प्रोवाइड रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज ओन ऑब्लिगेशन। जब आप खुद के ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर रहे तो आप दूसरे पे कैसे बोलोगे, ठीक है? So come specific performance cannot be enforced in favor of a person who has obtained a substituted performance, who become incapable of performing, violated essential terms, acted fraudulently, or failed to prove continuous readiness and wellness of to perform his part of the contract। मतलब दो खोट आपने है और आप दूसरे के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स इट। आप एज अ प्लेंटिफ रेमेडी मांगने जा रहे हो पर आपकी खुद की गलतियां पहले आप गिन लो। अगर आप इस लिस्ट में आ रहे हो सेक्शन 16 की, जहाँ पे आप खुद अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, आप इनकेपेबल हो चुके हो, आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा ली है, आपने एसेंशियल टर्म्स वायोलेट कर लिए हैं और आप अब विलिंगनेस ही नहीं रख रहे परफॉर्म करने की अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अपनी ड्यूटी, तो आप सामने वाले की ड्यूटी पे कंप्लेन नहीं कर सकते। So as section 17 says कि seller with no title cannot enforce। आई एम सॉरी वेरी सॉरी गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आज जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था मुझे पता ही नहीं चला, पर अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि माइक बीच में बंद हो चुका था, जिस कारण जो भी मैंने बोला वो सब वेस्ट हो गया। बट कोई बात नहीं, हमें हार नहीं माननी है, मैंने वॉइस ओवर कर दूँगी यहाँ पर। बट वो मेरी शायद जेस्चर से मैच ना हो, बट एक्सप्लेनेशन मैं पूरा वापस अच्छे से दूँगी, तो प्लीज़ डोंट वरी। सो कम बैक टू सेक्शन 17। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सेलर विद नो टाइटल कैन नॉट एनफोर्स, मतलब ऐसा सेक्शन जो बायर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेलर। ऐसा सेलर जो खुद जानता है कि उसके पास अपनी लैंड का कोई टाइटल ही नहीं है, अपनी एसेट का कोई टाइटल ही नहीं है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसमें उसके पास कोई ओनरशिप या पोसेशन है ही नहीं, फिर भी वो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। और जब बायर को ये बात पता चल रही है तो बायर खुद को बचाना चाह रहा है और कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर सेलर कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि बायर को फोर्स करो कि वो अपनी सेल कंप्लीट करे, तो कोर्ट कहती है कि हम उसे क्यों बोले कि वो जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करे जब तेरे पास कोई सेल करने के लिए एसेट है ही नहीं। तो सेक्शन 17 प्रोटेक्ट करता है बायर को सेलर के उस इंजाम से जो वो लगा रहा है उस पर। तो बेसिकली सेलर कोर्ट के पास नहीं जा सकता ये कहने के लिए कि मेरा जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करवाओ बायर से, जब उसको पता है कि उसने खुद कुछ मतलब उसके पास कोई एसेट है ही नहीं, ठीक है।
फिर मैं मॉडल लैंग्वेज भी पढ़ देती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल इन फेवर ऑफ अ वेंडर who knew he had no title or who cannot get the title free from reasonable doubt at the time of fixed for completion। ठीक है। नाउ कम सेक्शन 18 नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। ये कहता है कि मान लो दो लोग एग्रीमेंट में आ रहे थे और कह रहे थे कि हम ये क्लॉज ये रूल्स रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पर जब कॉन्ट्रैक्ट बन के आया तो जो उन्होंने एग्रीड किया था वो तो उसमें लिखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ तो फ्रॉड कर दिया उन्होंने, मिस्टेक कर दी, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया या कोई मॉडिफिकेशन हो गया। तो कोर्ट कहती है कि जो उन्होंने एग्रीड किया था वो एनफोर्सेबल होगा, पर कितना, जितना वेरिएशन आ रहा है, यानी जो आपने एग्रीड किया था और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके बीच का जो वेरिएशन है, जो आपको दिख रहा है डिफरेंस है, जो होना चाहिए था वो लिखा नहीं गया कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू टू एनी रीज़न ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो वेरिएशन कोर्ट इंक्लूड करेगी और उसका एनफोर्समेंट होगा। ठीक है। मैं मॉडल आंसर भी पढ़ देती हूँ। where the written contract different from the true agreement due to fraud, mistake, misrepresentation, failure to achieve the intended legal result or subsequent variation, specific performance shall be granted only with such variation। मतलब जो specific performance जो कोर्ट ग्रांट करेगा वो ऐसा नहीं होगा कि अरे हमने तो कुछ और एग्रीड किया था, उसमें ये भी ऐड कर दो। वो तो जो आप चीज़ें अपने मन से बना रहे हो वो सारी चीज़ें कोर्ट की ड्यूटी नहीं होगी कि वो है ना वो परफॉर्मेंस करवा देना। जो चीज़ें आपने एग्रीड की थी सिर्फ वो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई हैं ड्यू टू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी वायोलेशन, वही सारी चीज़ें सिर्फ कोर्ट ग्रांट करेगा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। Now comes the section 19 which says against whom specific performance may be enforced। मतलब जो कोर्ट है वो किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है, वो होते हैं द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, मतलब जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कम्स प्रायर टाइटल होल्डर हुज राइट could have been displaced, एंड फोर्थ तो हमें पता ही है अमेलिगेटेड कंपनीज। तो आप समझ रहे हैं दो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन एक कंपनी है। जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में है वो अमेलिगेटेड हुई है किसी और कंपनी के साथ, तो वो जो अमेलिगेशन वाली तो थर्ड कंपनी है वो भी उसके ऊपर भी एनफोर्स हो सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। एक्सेप्शन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना किस किस पे एनफोर्समेंट हो सकती है, तो हमें पहले भी पता था ना। एक्सेप्शन यहाँ पे सेक्शन 19 का बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स बोनाफाइड परचेजर प्रोटेक्टेड। इट मीन्स अ परचेजर हु पेड वैल्यू इन गुड फेथ विदाउट नोटिस द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्टेड। किसी परचेजर ने ऐसे गुड फेथ में पैसे दे दिए, उसको पता नहीं था एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसने नोटिस नहीं किया, उस पर्सन पे ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगी, सेक्शन 19 अप्लाई नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। तो मैं मॉडल लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। Specific performance may be enforced against the party and a person claiming under them by subsequent title except a transferee for value who paid in a good faith and without notice of the original contract। Okay। फाइनली सेक्शन 20 सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। यार हमने ऊपर इतनी बार सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस बोल दिया कि लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको इजीली समझाने वाली हूँ कि इसका मतलब क्या है। मान लो यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, आप और मैं। ठीक है। यहाँ पे आपने, जैसे आप ए हो मैं बी हूँ, ए ने बी को बोला कि आप ये काम कर दो, मैं आपको पैसे दे दूँगी, ठीक है, इस सर्विस के। बी ने वो काम किया नहीं, तो ए के पास वो इतना टाइम नहीं था कि वो बी का वेट करे कि वो काम कर दे, या फिर ए जाके कोर्ट को बोले कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो। तो ए ने क्या किया, बजाय ये सब करने के, क्योंकि काम अर्जेंट था, सी को बोल दिया, थर्ड पार्टी को बोल दिया, खुद की एजेंसी को बोल दिया ये काम करने को। पर क्या होता है ना, जब आप किसी थर्ड पार्टी को काम करने को बोलते हो, आपको उसे भी पैसे देने होते हैं, उसे भी आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट आपका एक्सपेंस बन जाता है, वो एक्सपेंस आपको रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना। तो इफ़ द अदर पार्टी refuses to perform, you may get the work done through a third party or your own agency and recover the expenses। अब यहाँ पे लिख तो लिया रिकवर द एक्सपेंसेस। स्टेप्स क्या होंगे, क्या होगा, पहले तो जैसे आपने एक पर्टिकुलर डेट दे रखी थी, इस डेट के अंदर अंदर सबको काम करना था, अब वो डेट तो चली गई, तो उस डेट की एक्सपायरी, मतलब जब आपका काम होना चाहिए था नहीं हुआ है ना, बी ने नहीं किया काम, तो ए क्या करेगा, पहले उसे 30 डेज़ का नोटिस देगा डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को। जब डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को 30 डेज़ का नोटिस दे दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या किया, ए ने किसी और से काम करा लिया, सी से काम करा लिया, थर्ड पार्टी से काम करा लिया, ठीक है, और वो वर्क डन भी हो गया। अब क्या हुआ, जो एक्सपेंस उस वर्क को डन करने में लगे एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस विल बी रिकवर फ्रॉम द पार्टी इन अ ब्रीच। मतलब जिस पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, यानी बी ने जो काम नहीं किया था, उससे हम वो पैसा वसूलेंगे, ठीक है।
बट ये बात याद रखनी है, आफ्टर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस यू कैन नॉट लेटर सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट बट यू कैन स्टिल क्लेम कंपनसेशन। इसका मतलब है कि जैसे आपने थर्ड पार्टी से काम करवा लिया, अब हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, एक बार सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं कर सकते, कोर्ट की मदद नहीं ले सकते कि हम बोलो कि बी से काम कराए। आपने तो सी से करा दिया ना काम, अब आप बी से कैसे करवाने को ऑर्डर दे सकते हो। तो ये बात याद रखनी है कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद आप ऑर्डर नहीं मांग सकते कोर्ट से या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि बी को बोलो काम करो। हाँ, पर आप कंपनसेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको कंपनसेशन मिल भी जाएगा। नाउ मैं मॉडल लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी में आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 30 days रिटर्न नोटिस obtain substituted performance through a third party or his own agency and recover such expense actually incurred from the party who breached the contract, but after obtaining substituted performance or specific performance of the contract cannot be claimed. Okay. Section 21 compensation in certain cases. So here basically saying कि किस केसेस में आपको compensation मिल सकता है। कोर्ट कहता है कि वैसे तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में करवा दूंगा, इन केस कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, या फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट हुआ है और उसके केस में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं करवा सकता, तो वहाँ पे मैं आपको एक कंपनसेशन रिवॉर्ड करवा सकता हूँ। और सेकंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट होने के बाद भी एडिशनल कंपनसेशन आपको दिलवा देती है कोर्ट, क्योंकि वो जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है। जस्टिस करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं, साथ में कंपनसेशन एडिशनली दिलवा सकती है। सो मैं मॉडल लैंग्वेज भी पढ़ देती हूँ। अंडर सेक्शन 21 द कोर्ट में अवॉर्ड कंपनसेशन ईदर इन सब्सटीट्यूशन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इन एडिशन टू द सब्सटीट्यूशन परफॉर्मेंस एज अ अमाउंट विच इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 22 पोसेशन, पार्टीशन एंड रिफंड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं कोर्ट से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वहाँ हम साथ में और भी कुछ चीज़ें मांग सकते हैं। या तो हम प्रॉपर्टी का पोसेशन मांग सकते हैं, या हम पार्टीशन मांग सकते हैं, या कोई सेपरेट पोसेशन मांग सकते हैं। साथ साथ में हम रिफंड भी मांग सकते हैं, यानी हमने एडिशनल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अगर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ कर दी गई, पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर हम कंपनसेशन या कोई रिफंड या कुछ डिपॉजिट भी मांग सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा था ना। यहाँ पे तो हमें तीन चीज़ें लाइक पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टीशन एंड सेपरेट पोसेशन एंड रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी के बारे में बता रहे हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा क्या मांग सकते हो। ठीक है, मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। इन अ सूट ऑफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंटिफ में एडिशनली सीक पोसेशन, पार्टीशन, सेपरेट पोसेशन and refund of earnest money or deposit. Section 23 liquidated damage not a bar. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी एक कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट करेगा या अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं करेगा उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पर 5 लाख देने पड़ेंगे। ये सुन के बी तो खुश हो गया कि बी ने सोचा फ्यूचर में मैं ना वायोलेट कर दूंगा, 5 लाख देख के हाथ ऊपर कर दूंगा कि मैं काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज था कि आपको 5 लाख देना, उससे ये नहीं होता कि आपको परफॉर्मेंस ही नहीं देनी अपनी। इससे क्या होगा, अगर आप 5 लाख भर भी देते हो उसके बाद भी एक कोर्ट के पास जा सकता है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो आपको ऑर्डर करें कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी होगी। सो इट सेज if the contract say on a breach pay 5 lakh, that does not automatically means defaulting party can avoid the performance by paying 5 lakh. The amount which was inserted merely to secure the performance, the court may still order specific performance. मतलब आप कोर्ट को नहीं रोक सकते ये कह के कि मैंने तो 5 लाख भर दिया ना, वही तो हो गया कंपनसेशन। वो कंपनसेशन नहीं, वो एक क्लॉज था जो आपने फुलफिल कर दिया, जो पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का। इससे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से खुद का मतलब ऐसा सेफ नहीं हो सकते, अवॉइड नहीं कर सकते आप वो परफॉर्मेंस। अब मैं मॉडल लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे ग्रांटेड नॉट विथ स्टैंडिंग अ सम नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द सम वॉज इंटेंडेड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस एंड नॉट टू प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पे मनी इन अ ल्यू ऑफ परफॉर्मेंस।
सेक्शन 24 बार ऑफ कंपनसेशन सूट आफ्टर डिसमिसल। इट सेज कि अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट आपने फिल किया था वो डिसमिस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो फॉर कंपनसेशन फॉर द सेम ब्रीच। हाँ, आप अदर इंडिपेंडेंट रिलीफ्स को ट्राई कर सकते हो। इफ़ योर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिसमिस्ड, यू जनरली कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर द सेम ब्रीच, हाउएवर अदर इंडिपेंडेंट रिलीफ्स में स्टिल अवेलेबल। ठीक है, मॉडल लैंग्वेज देख लेते हैं। द डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बार अ सब्सिक्वेंट सूट फॉर कंपनसेशन for breach of the same contract through it does not bar other reliefs arising from such breach। सो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मना कर दी तो आप वो सेम केस फाइल नहीं कर सकते, पर अगर कोई अदर रिलीफ आपको प्रोवाइड हो रहे हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 34 एंड 35 द लास्ट सेक्शन डिक्लेरेटरी डिक्री। इसका मतलब क्या होता है ना, कभी कभी पर्सन को ना इमीडिएट पोसेशन नहीं चाहिए होता कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया अब मुझे तो इमीडिएट पोसेशन दो ही दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट उसको चाहिए होता है कि एक बार कोर्ट उसकी तसल्ली के लिए डिक्लेयर कर दे कि हाँ जो वो प्रॉपर्टी है उस पर लीगल राइट है, वो जो बिलोंग उस पर्सन को ही करता है ना, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो समटाइम अ पर्सन डू नॉट वांट अ पोसेशन इमीडिएटली, ही ओनली वांट्स द कोर्ट टू डिक्लेयर दैट द प्रॉपर्टी एंड राइट लीगली बिलोंग्स टू हिम। द कोर्ट में इशू सच डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब अगर उसे अभी प्रेजेंट में पोसेशन नहीं मिल रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसे कोर्ट चाहिए कि कोर्ट उसे एक हेल्प कर दे या ऑर्डर कर दे कि हाँ तुझे फ्यूचर में मिलेगा, ताकि पार्टी बाद में मुकर ना जाए, बाद में उसको वायलेट ना कर दे। ठीक है, बट डू नॉट, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें फोकस करना है, विच मीन्स डू नॉट ओमिट फर्दर रिलीफ। If you are able to ask for possession or other consequential relief but deliberately omitting it, the court may refuse the declaration। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अभी पोसेशन मिल रहा है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको अभी के अभी मिल रहा है, आप जानबूझ के ओमिट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो डेलिबरेटली, और फिर कोर्ट को बोल रहे हो फ्यूचर में दिलवा देना, फ्यूचर में कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन नहीं देगी। जब आपको प्रेजेंट में वो चीज़ मिल रही है तो कोर्ट बाद में आपको वो फ्यूचर में डिक्लेयर क्यों करवाए। हाँ, इन केस आपको सामने वाली पार्टी अभी प्रॉमिस कर रही है कि वो फ्यूचर में आपको देगी और फिर आप उससे एक श्योरिटी के लिए कोर्ट को बोल रहे हो कि डिक्लेयर कर दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको प्रेजेंट में अगर कुछ मिल रहा है पोसेशन और आप मना कर रहे हो डेलिबरेटली सोच के कि कोर्ट आपको डिक्लेरेशन दे देगा, फ्यूचर में दिलवा देगा, नो, कोर्ट में रिफ्यूज सच डिक्लेरेशन। ठीक है, बाइंडिंग इफेक्ट किस पे आएगा, ये डिक्लेरेशन बाइंड होगा दो पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और अ पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू दैम, और एक बेनिफिशरी जो एक ट्रस्ट जो खुद को लाइक रिप्रेजेंट करवा रहा है ट्रस्टी से, लाइक अ बेनिफिशरी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रस्टी means any third party who is getting benefit from that contract। Modern language says any person entitled to a legal character or to any right as to the property may sue for a declaration against a person denying such right। The court may declare that he is so entitled। The declaration is binding only on the parties and the person claiming through them। Thank you। Finally हमारा chapter complete हुआ। पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है कई लोगों को बहुत इरिटेशन हो रही होगी कि यार इसने जो वीडियो बनाया वो उसकी बात लाइक जो मैं बोल रही हूँ वॉइस ओवर दे रही हूँ उससे मैच नहीं हो रहा, बट आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड करती तो वीडियो और लेट अपलोड होता, और ऑलरेडी हाफ थ्रू थी मैं वीडियो, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर चुकी थी, और मुझे नहीं लगता कि वॉइस ओवर के कारण कोई भी दिक्कत आई होगी। जो भी मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पे मैं दिखा भी रही हूँ, मैंने सारे टेक्स्ट वैसे के वैसे ही उसके साथ डाले हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो के साथ मैच नहीं हो पा रहा ऑडियो, दैट इज़ माई मिस्टेक, बट आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। नेक्स्ट टाइम मैं माइक को अच्छे से चेक करूँगी ताकि आप सबको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। करंटली मेरे सब्सक्राइबर्स 24 से 37 हो गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस फॉर मी एटलीस्ट। एंड बस मुझे लाइक से ही दिक्कत है कि व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है, लाइक 100 लोग तो देख ही चुके हैं मेरा वीडियो, बट लाइक सिर्फ 10 लोगों ने किया है, मतलब सिर्फ 10% पीपल ने। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि जो बनाता है वो बहुत मेहनत करता है, तो थोड़ा अप्रिसिएशन तो हम भी डिज़र्व करते हैं। प्लीज़ कमेंट करो और लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट तो मैंडेटरी करो ही, उसमें तो मैं ऑप्शन दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग सजेस्ट करेंगे कि मेरे वीडियोज़ में क्या बुरा है,
क्या अच्छा है, तो मुझे भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे, आई एम गारंटिंग कि मैं आपको इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, एमसी पोर्टल को फर्दर सीरीज़ को मैं और लाऊंगी अगर मुझे सपोर्ट दिखेगा। एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने कैसे एग्ज़ाम पास किया, वो सब मैं अगस्त में सीरीज़ लाऊंगी अगर आप मुझे इन 2 महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। स्पेशली इस जुलाई मंथ में मैं जो भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ वो आप सबके कमेंट के बेसिस पे लाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज, लव यू।